हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्ताकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज क्या क्या पूछा गया था, जो मेरे पास क्वेश्चन आए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। कुछ लड़कियाँ हैं जिन्होंने क्वेश्चन दिए हैं मुझे, तो वही मैं आपको बताने वाली हूँ, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन क्वेश्चन जो उनका कल परसों में पेपर है, इन क्वेश्चन पे विशेष फोकस करना। देखो, मातृत्व लाभ अधिनियम है ना, हर रोज पूछा जा रहा है। मातृत्व लाभ अधिनियम हर रोज ही पूछा जा रहा है। कहीं कुछ पूछ लेते हैं, कहीं कुछ पूछ लेते हैं। मातृत्व लाभ अधिनियम की अगर हम बात करें तो मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 में आया था और 2 अप्रैल 2017 में इसमें संशोधन हो गया। मतलब 2016 में हुआ था संशोधन, होकर ये लागू हो गया था 2017 में। पहले इसमें 12 सप्ताह का अवकाश दिया जाता था, अब इसमें कितने सप्ताह का अवकाश दिया जाता है? 26 सप्ताह का अवकाश दिया जाता है। आज इसमें ये क्वेश्चन पूछा था कि इसमें किसको लाभ मिलता है। तो इसमें निजी कंपनी भी, मतलब निजी जो जो लड़की निजी कंपनी में काम करेगी उसे भी मिलेगा, जो सरकारी में काम करेगी उसी को मिलेगा। मतलब जो निजी सरकारी कंपनी दोनों जगहों पर काम करेगी, दोनों ही जगह वालों को मिलेगा। तो सभी संस्थाओं में काम करने वालों को मिलेगा यदि उस संस्थान में 10 से ज़्यादा कर्मचारी काम कर रहे होंगे। लाभ तभी मिलेगा जब 10 से ज़्यादा संस्था में उस संस्था में कर्मचारी काम करते होंगे, ठीक है। इसके अलावा महिला को कम से कम लाभ लेने से पहले कम से कम 80 दिन काम करना होगा। कम से कम अगर वो 80 दिन तक काम करेगी तो ही उसको ये लाभ मिलेगा। 80 वर्किंग डेज में उसने काम किया हो, ठीक है। इसके अलावा ये जो लाभ होता है केवल 2 बच्चों तक ही मिलता है। ये लाभ केवल 2 बच्चों तक मिलता है। अगर तीसरा बच्चा होगा तो उसको केवल 12 सप्ताह का लाभ मिलेगा। तीसरे बच्चे वाले को, जो तीसरा जो बच्चा होगा उसको लाभ नहीं मिलेगा। दूसरे बच्चे वाले को ही, मतलब तीसरे बच्चे वाले को लाभ तो मिलेगा लेकिन ऐसे लाभ 26 सप्ताह का लाभ नहीं मिलेगा, उसे केवल 12 सप्ताह का लाभ मिलेगा, है ना। उसे केवल कितने का मिलेगा? 12 सप्ताह का लाभ मिलेगा। जबकि जिनके 2 बच्चे तक होंगे, 2 बच्चे तक उसको 26 सप्ताह तक का लाभ मिलेगा। लेकिन अगर तीसरा बच्चा भी अगर हो गया है तो उसे 12 सप्ताह का लाभ मिलेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता, अगले सेट में इनसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या गोद लेने वाली माताओं को इसका लाभ मिल सकता है, जो बच्चे को गोद ले सकती हैं? हाँ, यदि उनका बच्चा 3 साल से कम उम्र का हो तो उनको भी 12 सप्ताह का लाभ मिल सकता है। 26 का नहीं मिलेगा, 12 सप्ताह का मिलेगा। इसके अलावा जो कमीशन मदर होती हैं, जिनको हम सरोगेट मदर बोलते हैं, सरोगेसी से जो बच्चे होते हैं, उनको भी 12 सप्ताह का मातृत्व लाभ का अवकाश दिया जा सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है कि इसमें भत्ता कितने रुपए का दिया जाता है? 3500 रुपये का भत्ता इसमें महिलाओं को दिया जाता है। इस अधिनियम से जितने क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो मैंने बता दिया। एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं इससे कि भारत मातृत्व लाभ अवकाश देने वाला कौन सा राज्य है, कौन सा देश है? तो भारत तीसरा देश बन गया है। इसके पहले कनाडा ने 50 सप्ताह, दूसरा नॉर्वे 44 सप्ताह और भारत कितना? 26 सप्ताह में मातृत्व अवकाश देने वाला तीसरा देश बन गया है। अगला है, पूछेंगे कि फोलिक अम्ल की मात्रा गर्भवती महिला को कितनी है? 570 माइक्रोग्राम है। आपसे पूछेंगे फोलिक अम्ल का गर्भवती महिला को क्या फ़ायदा होता है, मतलब क्यों दिया जाता है फॉलिक अम्ल? तो देखो, फॉलिक जो एसिड होते हैं, फॉलिक, अब आयरन फॉलिक एसिड दी जाती है, आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां दी जाती है। तो ये इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये जो तंत्रिकाएं होती हैं, भ्रूण की जो तंत्रिकाएं होती हैं, उनसे संबंधित रोगों को ये दूर करता है ना। इसके अलावा ये गर्भस्थ शिशु में ब्लड सेल्स बनाने को मदद करता है। सबसे मेन चीज़ होलिस्टिक अगर देखें तो गर्भस्थ शिशु का विकास करता है। गर्भस्थ शिशु के विकास के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर जो गर्भावस्था में कुछ जटिलताएं आती हैं, जैसे कि गर्भपात हो गया या समय से पहले प्रसव हो गया, इन सब की रोकथाम में भी ये फॉलिक अम्ल इन सब की रोकथाम में भी मदद करता है, ठीक है। ये याद रखना। अगला क्वेश्चन है, टीकाकरण से किसको सबसे ज़्यादा फायदा मिलता है? टीकाकरण से किसको सबसे ज़्यादा फायदा मिलता है? माता को, बच्चे को, सभी महिलाओं को? देखो, अब इसमें गर्भवती माता और बच्चा, ये इस सभी महिला तो इसमें नहीं होगा। गर्भवती माता और जो बच्चा होता है, इन दोनों को ही फ़ायदा मिलता है। अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछा था कि टीकाकरण क्या कार्य करता है? टीकाकरण का कार्य क्या है? तो टीकाकरण क्या करता है? हमें बीमारियों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है। वो बीमारियां हम पर आएंगी ही नहीं, पहले से ये सुरक्षा कवच हमारे अंदर बन जाता है, तो वो बीमारियां हमारे अंदर अटैक ही नहीं करेंगी। हमें बीमारियों को उसे लड़ने के लिए सक्षम बनाता है, जानलेवा बीमारियों की रोकथाम करता है
इसके अलावा स्वास्थ्य सुविधा के प्रसार में भी मदद करता है। तो सभी महिला इसका ऑप्शन नहीं होगा, ऐसा कुछ ऑप्शन आएगा, उपरोक्त दोनों इसके गर्भवती महिला और बच्चे आ जाएगा। ये इसको पता तो नहीं है मुझे कैसा ऑप्शन है, इस प्रकार का क्वेश्चन आया था, ये पूछा था। वैक्सीन को कितने डिग्री टेम्परेचर पर रखा जाता है? देखो, एक हो गया डीपीटी और एक हो गया ओपीवी। इन दोनों को अगर छोड़ दें तो बाकी जितनी भी वैक्सीन होती हैं सारी वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। अगर हम डीपीटी और ओपीवी को छोड़ दें तो जितनी भी वैक्सीन होती हैं सारी वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। तो डीपीटी वैक्सीन होती है वो क्या होती है, गर्मी के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील होती है, उनको फ्रिज में नहीं रख सकते, ठंड के प्रति संवेदनशील होती है, सॉरी। तो उनके लिए थोड़ा सा मीडियम टेम्परेचर रखते हैं, 4 से 8 डिग्री सेल्सियस। और जो ओरल पोलियो वैक्सीन होती है वो गर्मी के प्रति संवेदनशील होती है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर पर रखते हैं, तो -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रखते हैं। तो देखो आज है ना वैक्सीन का टेम्परेचर वाला पूछ लिया है, तो अब वैक्सीन तो पूछेंगे ही पूछेंगे, अब बट उनका ये बदलता जा रहा है कि वो अब क्या पूछ सकते हैं। तो टीके को क्या तापमान पर रखते हैं ये अब पूछा जा सकता है। ये टीके की प्रभावशीलता को सुरक्षित रखता है। अगर अग्ना से एंजाइम रिलीज करना बंद कर दे तो क्या होगा? अग्ना से हमारे पाचन तंत्र में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्रभाव करता है। अगर अग्ना से एंजाइम रिलीज नहीं करेगा तो सबसे मेन समस्या आ जाएगी पाचन संबंधी। सबसे मेन समस्या क्या आ जाएगी? पाचन संबंधी समस्या सबसे मेन आ जाएगी। इसमें लूज मोशन हो जाएंगे, है ना, और मतलब फ्रेश होने में दिक्कत हो जाती है, पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, क्योंकि हमारा शरीर जो होता है ना इन्हीं एंजाइम द्वारा पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करता है। तो अगर एंजाइम ही रिलीज़ नहीं होंगे तो हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी, कुपोषण आ जाएगा, पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी अगर जो होगा अग्ना से एंजाइम रिलीज़ नहीं करेगा, और वजन भी कम हो जाएगा। इसके अलावा थकान और कमजोरी भी इससे हो सकती है, खाना ही नहीं पचेगा। एंजाइम क्या करते हैं? हमारे पूरे पाचन तंत्र को घोलने में, पाचन तंत्र को बनाने में, खाना अब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं। अगर यही नहीं होगा, एंजाइम रिलीज करना ही बंद कर देंगे तो खाना ही अवशोषित नहीं होगा, है ना, और अच्छे से पचेगा ही नहीं, तो एनर्जी भी नहीं मिलेगी। जिनकी मांसपेशी क्षय हो रही हो उसको किसका सेवन करना चाहिए? देखो मांसपेशी जो होती हैं, पेशियां जिनको हम बोलते हैं, मांस इनको बोलते हैं। हमने पढ़ा है कि जो प्रोटीन होता है वो क्या करता है? पेशियों को बनाने का काम करता है। तो अगर जिनकी मांसपेशियां क्षय हो रही हो तो उनको कौन सा आहार लेना चाहिए? प्रोटीन युक्त आहार लेना चाहिए। इसके अलावा प्रोटीन के साथ अगर प्रोटीन ऑप्शन में नहीं हो तो विटामिन डी भी लेना चाहिए। विटामिन डी के साथ कैल्शियम भी लेना चाहिए। मछली, मांस, अंडे, अगर जो नॉन वेजिटेरियन है तो दाल ले, सोयाबीन ले, बीज ले, ये सारी चीज़ें प्रोटीन का अच्छा स्रोत होते हैं। माता पिता को बच्चे को बिना भेदभाव के कैसे तैयार करना चाहिए? ये इस तरह के क्वेश्चन ही पूछा। ये तो देख के ही आंसर लगा सकते हो कि जैसे बच्चों को समान, मतलब सभी बच्चों को समान प्यार और दे। कभी भी घर में बात कर रहे हो तो कभी भी किसी दूसरे कास्ट के बारे में या किसी के भी बारे में गलत सलत ना बोलें। और जितने भी घर में बच्चे हों सबके साथ प्यार भाव से रहें, किसी एक बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार ना दें। बच्चों को सकारात्मक प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करें, बच्चों को सही मूल्य की शिक्षा दें। स्वतंत्रता और जिम्मेदारी की भावना सिखाना चाहिए, समय प्रबंधन सिखाना चाहिए, बच्चों को सहानुभूति और करुणा की भावना सिखानी चाहिए, आत्मविश्वास सिखाना चाहिए, और उनको सामाजिक मूल्यों की शिक्षा भी देनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें माता पिता को करना चाहिए अगर उनको बिना भेदभाव के बच्चे को तैयार करना है। ठीक है, आज ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। अगर कोई बच्चा आंगनवाड़ी में बेहोश हो जाता है तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता क्या कर सकती है? ये अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया तो आपको सबसे पहले क्या करेगी? सबसे पहले जो होगी वो उसको सबसे पहले पानी डालेगी, है ना, देखेगी कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, पानी पिलाने की कोशिश, बेहोशी है, पानी डालेगी, नहीं हुआ तो तत्काल वो डॉक्टर के पास हो जाएगी, तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान करेगी, है ना, और उसके माता पिता को सूचित करेगी कि ये बच्चे के साथ ऐसा हो गया है। फिर उसका पूरा बैकग्राउंड देखेगी कि उसको किस कारण से ऐसा हो गया है। तो ये सारी चीज़ें उसको पूछी जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जिसको आयरन की कमी है उसे सोयाबीन का सेवन क्यों करना चाहिए?
देखो अभी तक हमने पढ़ा था कि सोयाबीन में क्या होता है, लगभग 47% प्रोटीन होता है, लेकिन सोयाबीन में आयरन भी बहुत अच्छा पाया जाता है। सोयाबीन आयरन का बहुत अच्छा स्रोत होता है, इसलिए उसमें 47% अगर प्रोटीन पाया जाता है तो लगभग 20 या 25% आयरन भी पाया जाता है। तो सोयाबीन जो होता है, तो सोयाबीन की बरी होती है, आपने मंचूरियन चाउमीन में डला देखा होगा सोयाबीन, तो वही सोयाबीन क्या होता है, सोयाबीन आयरन का रिच सोर्स होता है, इसलिए क्या होता है, सोयाबीन का सेवन करना चाहिए। पांचवी पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य है? इसका मेन उद्देश्य क्या है, गरीबी हटाना। इसका मेन उद्देश्य क्या है, गरीबी हटाना, गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। और क्या है, आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। एक तो गरीबी हटाना है और एक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है, ठीक है। इसके अलावा रोजगार सृजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी चीज़ें भी इसके अंतर्गत प्रदान की जाती है, ये पांचवी पंचवर्षीय योजना में बोला गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। योजनाओं के उद्देश्य के लिए मैंने एक अलग से मैराथन वीडियो भी कल परसों ही बनाया, उसको रिवीजन कर लेना सारी। अब एक आज पांचवी का पूछ लिया, कल चौथी का पूछ सकते हैं, पहली का पूछ सकते हैं। जैसे पहली का कृषि का, दूसरा कृषि और उद्योग था, तीसरी का मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, चौथे का आत्मनिर्भर स्वावलंबी अर्थव्यवस्था थी। तो इस सबका पूरा कर लेना है। नवी का पूछ सकते हैं, सामाजिक न्याय था नवी योजना का, है ना। और तीव्र व समावेशी विकास 11वीं और पंचवर्षीय योजना का था। यदि किसी को स्ट्रोक आ रहा हो तो तुरंत क्या करोगे? स्ट्रोक मतलब होता है आघात। तो तुरंत सबसे पहले जितना संभव हो सके सबसे पहले तुरंत चिकित्सा सुविधाएं देनी चाहिए, पीड़ित को आराम करना देना चाहिए, उसको पानी नहीं देना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पे पूछा था कि उसमें पानी पिलाएंगे, पानी बिल्कुल नहीं पिलाएंगे, पानी नहीं देते हैं, याद रखना, पानी नहीं देते हैं, है ना। एस्प्रिन देखेंगे, छाती को उसको पीड़ित को आराम देंगे, पीड़ित को पानी बिल्कुल नहीं देंगे, है ना, ये ध्यान रखना। सिर को ऊंचा रख सकते हैं, छाती को दबा सकते हैं। सुनो तो किसी को स्ट्रोक आ रहा हो तो पानी तो देना नहीं चाहिए। एस्प्रिन भी तब देना चाहिए जब सेकेंडरी स्टेज हो, जब मतलब डॉक्टर उसको सलाह दे, है ना। एस्प्रिन क्या करता है, नसों को चौड़ा करने का काम करता है। लेकिन बात है सबसे मेन चीज़ है, सबसे पहले क्या करेंगे, व्यक्ति के सिर को ऊंचा कर देंगे। सिर ऊंचा करना सबसे मेन है, तो यहाँ पे आंसर इसका क्या आ जाएगा, सिर ऊंचा करना आ जाएगा। आंगनवाड़ी में 2 बच्चों की लड़ाई हो रही है तो आप कैसे समझाओगे? अब बताओ, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन तो 8वीं वाले को भी दे देगा तो भी कोई कर देगा। हम समझाएंगे उन्हें, प्यार से शांति से बात कराएंगे, कारण पूछेंगे कि भैया तुम क्यों लड़ रहे हो, है, फिर उसका समाधान करवाएंगे, उनको प्यार और समानुभूति से देंगे कि प्यार और समानुभूति के साथ कैसे कर पाओगे, सही व्यवहार की शिक्षा देंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें करे जाएंगी, तो ये तो कर ही लोगे, इसमें तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। गर्भावस्था में सबसे ज़्यादा अंगों का विकास कौन सी तिमाही में होता है? कल इसका एक क्वेश्चन आया था कि किस माह में अंगों का विकास रुक जाता है। तो तीसरी तिमाही में तो अंगों का विकास रुक जाता है, तीसरी तिमाही में क्या होता है, रुक जाता है। दूसरी तिमाही में सबसे ज़्यादा विकास होता है। जो दूसरी तिमाही होती है उसमें सबसे ज़्यादा विकास होता है अंगों का, है ना। गर्भ से शिशु के पाचन तंत्र का विकास होता है, तंत्रिका तंत्र का विकास होता है ना, और फेफड़ों का विकास होता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। सबसे ज़्यादा अंगों का विकास कहाँ होता है, दूसरी तिमाही में होता है। दत्तक ग्रहण एजेंसी को कौन मान्यता देता है? मैंने आपको एक दिन पढ़ाया था कारा, जिसको हम बोलते हैं केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण। 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। यही जो होता है दत्तक केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण को मान्यता देता है।
और ये जो कारा है ये महिला बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। जो भी दत्तक ग्रहण, गोद लेने देने की जो भी प्रक्रिया होती है वो इसी कारा के माध्यम से ही होती है। यही कारा जो है वो गोद लेने की प्रक्रिया को विनियमित करता है। तो कारा से कारा का एक वीडियो लेके आ जाती हूँ अलग से। कारा से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे ना वो मैं करा दूंगी। सबसे पहले खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम का एक वीडियो लेके आऊँगी अभी थोड़ी देर बाद लेके आऊँगी खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 और एक कारा के प्रश्न लेके आऊँगी। और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो उनका भी वीडियो लेके आऊँगी। ठीक है, चलिए अगला पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हमने ये एमपीएससी प्रीलिम्स का फाउंडेशन बैच आरंभ कर दिया है। ये ट्रिकी बैच है, हमारे तीनों बैच आरंभ हुए हैं, तीनों ही ट्रिकी बैच हैं। बहुत शानदार इसमें तैयारी करा रही हूँ। इसके रजिस्ट्रेशन आरंभ हो चुके हैं। आरंभ के 100 लोगों को चार्ज 1999 है। उसके बाद इसका चार्ज 4999 हो जाएगा। 100 लोगों में अपना रजिस्ट्रेशन करा दीजिए। क्लासेस इसकी 25 अप्रैल से स्टार्ट हैं और इसमें आपको हस्तलिखित थ्योरी नोट्स दिए जाएंगे, टॉपिक वाइज वीडियो दी जाएंगी, टॉपिक पूरे डिटेल में कवर करवाए जाएंगे, कठिन टॉपिक ट्रिक से याद होंगे, वीकली करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस कराई जाएगी, टॉपिक वाइज एमसीक्यू होंगे, टेस्ट सीरीज दी जाएगी। मतलब फुल टू फुल आपका प्रीलिम्स 100% सिलेक्ट इसमें आप होंगे। इसके अलावा हम एक एफएसओ का बैच भी स्टार्ट कर लिया है। एफएसओ की ज़रूर तैयारी करना, मैं हमेशा बोलती हूँ। जिन लोगों ने भी बीएससी बायोलॉजी से किया हो, बीएससी मैथमेटिक्स से किया हो या एमएससी केमिस्ट्री से किया हो, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी से, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी से, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी से या एमएससी बायोटेक्नोलॉजी से की हो तो आप एफएसओ का फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा यदि किसी ने फूड एंड न्यूट्रिशन से किया हो या कृषि से किया हो, मतलब एग्रीकल्चर से किया हो या फार्मास्यूटिकल से किया हो तो वो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। सारे लोग फॉर्म ज़रूर भरना इसका। लड़के इसमें 40 साल तक और लड़कियां इसमें 45 साल तक फॉर्म भर सकती हैं। इसकी तैयारी के लिए बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं 100% सिलेक्शन दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। आप लोगों को बहुत मेहनत करेंगे इस बैच के साथ। इसमें हर टॉपिक को ट्रिक से याद करवा दूंगी तो आपका जो याद रखने का जो झंझट है वो बिल्कुल नहीं रहेगा। ट्रिक के साथ आप बहुत इजीली फनी वे में याद कर पाओगे। रिकॉर्डेड ट्रिक की वीडियो रहेंगी। संपूर्ण सिलेबस पार्ट ए और बी में कवर रहेगा 100%। टेस्ट रहेंगे और टॉपिक वाइज एमसीक्यू रहेंगे। टेस्ट लिए जाएंगे, हर टॉपिक के एमसीक्यू दिए जाएंगे, ये सारा कुछ कवर रहेगा। आरंभ के 100 स्टूडेंट को 1999 है, उसके बाद इसका चार्ज 4999 हो जाएगा। फटाफट डाउनलोड कर लीजिए जीके विद आकांक्षा शर्मा ऐप। जीके विद आकांक्षा नहीं करना है, शर्मा करना है, ठीक है। जीके विद आकांक्षा शर्मा ऐप पर जाकर आप फूड सेफ्टी ऑफिसर का बैच डाउन ले सकते हैं। बाय ऑप्शन पर जाकर अभी कोई कूपन कोड नहीं है, बट अभी ऑफर में ही दे रहे हैं हम 100 लोगों को। जैसे ही 100 लोग कंप्लीट होंगे इसका चार्ज जो होगा वो 4999 हो जाएगा। तो जल्दी ही इसको अपना इनरोल करा लीजिए। इसके अलावा हमारा ये एमपी आबकारी का बैच भी आरंभ हो चुका है। आरंभ के केवल 50 लोगों को 499 चार्ज है। इसमें इसकी क्लासेस 10 अप्रैल से आरंभ होंगी। रजिस्ट्रेशन आरंभ हो चुके हैं, जल्द अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। ये सारी चीज़ें आपको उसमें देखने को मिलेंगी। एमपीजी के सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान, पीवाईक्यू, करंट अफेयर्स सब ट्रिक द्वारा याद कराया जाएगा। टेस्ट लिए जाएंगे, एमसीक्यू दिए जाएंगे, सारा कुछ रहेगा एक जगह पर। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। तो जो भी आबकारी की तैयारी कर रहे हैं वो भी फटाफट से एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। एप्लीकेशन की लिंक आपको हमारे कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी तो वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गर्भवती महिला से क्वेश्चन आया था। सेवक समाज की स्थापना 1952 में मैंने अभी करा। देखो, अमीनो अम्ल और फैटी अम्ल को बहुत अच्छे से पढ़ लेना। अमीनो अम्ल और फैटी अम्ल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, पढ़ लेना। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना से बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। हर 2017 में दी जाती है। पहली किस्त में 5000 रुपये और दूसरे बार में दूसरा बच्चा होने पर 6000 रुपये दिए जाते हैं। बस कंडीशन ये होती है कि लड़की होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो श्रम अधिनियम 1948 का लाभ लेते हैं उनको ये इसका लाभ नहीं दिया जाता है। विटामिन के रक्त का थक्का जमने का काम करता है। समुदाय से भी प्रश्न आए थे, हाँ ये क्वेश्चन आया था। विटामिन ए की अगर अधिकता हो गई तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? अगर विटामिन ए किसी ने बहुत ज़्यादा ले लिया, देखो कोई भी विटामिन बी और विटामिन सी को छोड़ के ये जो बाकी के जितने भी विटामिन है, ए हुआ, डी हुआ, ई हुआ, के हुआ, यदि हम इनकी ज़्यादा मात्रा में ले लेते हैं तो ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। कारण क्या है कि बी और सी तो हमारे बाय यूरिन निकल जाते हैं, लेकिन ये जो होते हैं विटामिन ए, डी, ई के, ये हमारे शरीर में संचित हो जाते हैं। तो सबसे जो मेन चीज़ आ जाती है इसमें, लीवर की क्षति होती है।
लीवर सिरोसिस हो सकता है, लीवर की क्षति होती है क्योंकि यकृत में विटामिन ए जमा हो जाता है ग्लाइकोजन के रूप में, खाना ही नहीं पचेगा, बड़ मोटा मोटा सा पेट हो जाएगा व्यक्ति का। तो ये सारी चीज़ें हो जाती है अगर विटामिन ए की अधिकता हो जाती है। मस्तिष्क में बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है, सिर दर्द होता है, चक्कर आते हैं, हड्डियाँ भी कमज़ोर हो जाती हैं, प्रजनन क्षमता में भी कम हो जाता है, समस्या आ जाती है अगर विटामिन ए की अधिकता हो जाए, है ना। इसके अलावा त्वचा की समस्या भी हो सकती है, सारी चीज़ विटामिन ए की अधिकता से हो सकती है। प्रोटीन की कमी से नाखून पर क्या प्रभाव पड़ता है? हमारे जो नाखून होते हैं कैरोटिन नामक प्रोटीन से बने होते हैं। तो नाखून अगर मतलब प्रोटीन कम हो जाएगा जिससे वो क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। इसके अलावा नाखूनों में सूजन भी आ सकती है, नाखूनों में वृद्धि की भी कमी हो सकती है, ये सारी चीज़ आ सकती है। गर्भावस्था में कितना लीटर पानी पीना चाहिए? ये पिछली बार भी एक दिन क्वेश्चन पूछा था, या आज भी किसी शिफ्ट में पूछा गया है। कम से कम 8-10 गिलास पानी प्रतिदिन पीना चाहिए, ये क्योंकि हाइड्रेट रखता है ये महिला को। अगला है बाल श्रम अधिनियम के अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को काम करने पर नियोक्ता को कितनी साल की सजा हो जाती है? देखो, मैंने आपको बाल श्रम अधिनियम पढ़ाया है, आपने अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। बाकी मैंने इसकी PDF हमारी एप्लीकेशन पर भी डाली है, वो ज़रूर देख लेना। वहाँ पर इससे हर रोज़ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बाल श्रम अधिनियम से। इसमें 6 महीने से 2 साल तक की सज़ा 6 महीने से 2 साल तक की सज़ा हो सकती है। इसके अलावा 20,000 रुपये से 50,000 रुपये तक का जुर्माना भी हो सकता है। 20,000 से 50,000 रुपये तक का जुर्माना भी हो सकता है और 6 महीने से 2 साल तक की सज़ा भी इसमें हो सकती है। 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे रहते हैं उनको यदि काम कराया जाता है तो, ठीक है, ये याद रखना। बाल श्रम के अधिनियम के अंतर्गत 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों पर काम में लगाने से 6 महीने से 2 साल तक की सज़ा और 20,000 से 50,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। याद रखना, ये बाल श्रम अधिनियम एक बार अच्छे से पढ़ लेना। मैंने वीडियो बनाया है बाल श्रम अधिनियम, आकांक्षा करके देखोगे तो मिल जाएगा। इसके अलावा वीडियो नहीं देखना है तो PDF भी डली है एप्लीकेशन पर, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, GK विद आकांक्षा शर्मा ऐप, GK विद आकांक्षा शर्मा ऐप, ठीक है। कल जिनका पेपर है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पेपर देना। पेपर बहुत सरल आ रहा है बट दिमाग से खेल रहे हैं, तो आपको बहुत शांत होकर पेपर देना है। और मैं अभी जो वीडियो लेके आने वाली हूँ अगला, एक तो खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम का, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का, और एक और क्या पता, कारा, हाँ एक और कारा का लेके आने वाली हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रख। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, इंस्टा को भी फॉलो कर लीजिएगा, आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम ID है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।